अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान नाज़िन। आज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में तोशा खाना रेफरेंस का फैसला सुनाते हुए बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को 14 साल कैद की सजा सुना दी और बानी पीटीआई को झूठा बयान जमा कराने पर 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया है, जबकि दोनों पर बाशमूल 787 मिलियन का जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। अच्छा, गुज़िश्ता बरस साबिक़ हुक्मरान इत्तेहाद पीडीएम के 5 अरकान कौमी असम्बली की दरख्वास्त पर स्पीकर कौमी असम्बली ने बानी पीटीआई की बतौर वज़ीर आज़म नाअहली के लिए तोशा खाना रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को इरसाल किया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशा खाना केस में बानी पीटीआई को नाअहल करार देने का फैसला सुनाने के बाद उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का रेफरेंस अदालत को भेज दिया था। रेफरेंस में इल्ज़ाम आयद किया गया था कि बानी पीटीआई ने तोशा खाना से हासिल होने वाले तहाइफ फरोख्त करके जो आमदन हासिल की उसे अपने असासे में जाहिर नहीं किया। बानी पीटीआई ने तोशा खाना रेफरेंस के सिलसिले में 7 सितंबर को इलेक्शन कमीशन में अपना तहरीरी जवाब जमा कराया था, जिसमें उन्होंने इकरार किया था कि उन्हें और उनकी अहलिया को 58 तहाइफ दिए गए थे। अपने जवाब में बानी पीटीआई ने यह भी एतराफ़ किया था कि उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म 4 तहाइफ फरोख्त किए थे और गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को इस्लामाबाद की अदालत ने बानी पीटीआई को तोशा खाना केस में करप्शन का मुजरिम करार देते हुए 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। बाद अज़ां 29 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में गिरफ्तारी के बाद अटक जेल में कैद की सजा मुअत्तल कर दी थी। और नाज़रीन, तोशा खाना के जो मामलात हैं उनको कैबिनेट डिवीजन देखती है और तोशा खाने में आने वाले तमाम तहाइफ का जो रिकॉर्ड है वो भी कैबिनेट डिवीजन की जिम्मेदारी है। ये सरकारी एहलकारों की जिम्मेदारी है कि वो तहाइफ लेने और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दिए जाने वाले जो तमाम तहाइफ है उनका मुकम्मल रिकॉर्ड रखे। तहकीकात के मुताबिक बानी पीटीआई और उनकी अहलिया ने 108 तहाइफ वसूल किए, जिनमें से 58 तहाइफ को अपनी तहवील में रखा। इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। हसन रजा पाशा साहब, सीनियर माहिर कानून, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया पाशा साहब ज्वाइन करने के लिए। सैयद मोहम्मद अली साहब, माहिर कौमी सलामती अमूर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपका बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब ज्वाइन करने के लिए। मोहम्मद अली साहब, आपकी इजाज़त में हसन रजा पाशा साहब से शुरू करना चाहूँगी। पाशा साहब, सबसे पहली बात ये कि कानून के मुताबिक जज ने बानी पीटीआई को सवाल पहले दिए हुए थे, लेकिन आज भी जब वो हाजिर हो तो वो ये फॉर्म जज को जमा करवाएं, और इसके बरक्स बानी पीटीआई साहब ने ना सिर्फ फॉर्म जमा नहीं करवाए बल्कि यहाँ तक कहा गया कि जी आज तो सिर्फ हाजिरी लगानी थी। तो ये सब हो क्या रहा था? तैयारी मुकम्मल नहीं थी, मामले को गैर संजीदा समझा गया, और अभी भी इस फैसले पर जिस किस्म की सोशल मीडिया पर बातें चल रही वो भी आप देख रहे होंगे। क्या कहते हैं, कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं? देखिए डॉक्टर साहबा, मुझे भी 32-34 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए, और हमने ये देखा है कि किसी भी एक मुलज़म का अगर किसी भी केस में एक ट्रायल हो जाए तो वो फिर बहुत सारी कानूनी मुशगाफियाँ और ट्रायल के प्रोसीजर्स को समझ लेता है, और फिर वो एज ए ले मैन कंसिडर नहीं किया जा सकता। वो अंदर से बाकायदा तैयार होकर बाहर निकलता है। एक तोशा खाना वाला केस, उसका ट्रायल हुआ, फिर साइफर का ट्रायल हुआ, और उस ट्रायल को 2 दफ़ा फिर हाई कोर्ट ने वापस भेजा, फिर ट्रायल हुआ। तो ये सारा प्रोसेस इतना लंबा चौड़ा था, जो कि मेरा ख्याल है कि जो जिन पे फर्ज जुर्म आयद होती है वो सारा माइन्यूटली देख रहे होते हैं, वॉच कर रहे होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इनको ये ना पता हो कि 342 की स्टेटमेंट किस मरहले पे रिकॉर्ड होती है। ऑफ कोर्स 342 की जो स्टेटमेंट है वो ट्रायल का आखिरी प्रोसीजर होता है, जो कि एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद एक सवालनामा जाता है मुल्ज़म को। ऑल्दो के जो 342 की स्टेटमेंट होती है वो डिफेंस काउंसिल जो है वो खुद उनका जवाब लिखवाते हैं। ये रवायतन है या रवाजन कह लें, लेकिन CRPC में कहीं भी ये नहीं है कि वकलात रात वहाँ मौजूद होंगे तो वो जवाब लिखवाएंगे। पहली बात तो ये है। अब उसका ये कहना इनका इस हवाले से कि मुझे धोखे से लाया गया, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसा धोखे वाली बात हो। जब आपसे जज ने पूछा कि वो 342 की स्टेटमेंट कहाँ है, तो आपने कहा कि वो बैरक में पड़ी है और मेरे वकला का इंतज़ार करें। एनीवेज, अब बाकी बात जज पे आ जाती है कि उन्होंने किस तरह और किस उजलत में फैसला किया। वो भी अपनी जगह पे एक ज़रूर एक वज़न
वजन वाला पॉइंट है, और वो ये है कि 342 की स्टेटमेंट में 2 क्वेश्चन लाजमी आते हैं। उनमें एक ये होता है कि क्या आप 340 CRPC के तहत अपना बयान ऑन ओथ रिकॉर्ड कराना चाहते हैं एज डिफेंस में, और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि क्या आप जो है शहादत सफाई देना चाहेंगे, अगर कोई है तो बताएं। आपका जवाब हाँ या ना में आता है, और अगर आपका जवाब हाँ में आता है तो फिर कोर्ट शहादत सफाई तलब करती है जिसका आप रिलायंस करते हैं और वो रिकॉर्ड होती है। यहाँ पे नजर ये आ रहा है कि शायद 342 को स्किप कर दिया गया और वो राइट ऑफ डिफेंस इनको नहीं मिला। अब ये तो है एक साइड से बात आ रही है जो मीडिया पे आ रही है। अब चूंकि ये जेल के अंदर ट्रायल था, ये जो डिटेल जजमेंट है वो आने के बाद ही हम इस पोजीशन में होंगे कि ये जो बयानिया पीटीआई के चेयरमैन ने डेवलप किया ये सही है या जजमेंट में वो सही नहीं है। पाशा साहब मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। सैयद मोहम्मद अली साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने हसन रजा पाशा साहब को भी सुना, तो मोहम्मद अली साहब पीटीआई की जानिब से एक नैरेटिव ये बिल्ड किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि उनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पहली बात यह है कि मैं थोड़े मुख्तलिफ अंदाज में इस सारे मामले को देख रहा हूँ, और मैं इसमें भी एक मुस्बत पहलू ये देखता हूँ कि पाकिस्तान की जो 75 साला आईनी और कानून की बहुत ही यानी कि मुतनव्वे तारीख है, उसमें ये बात खुशाइंद है कि इतनी ज़्यादा हमारे जजेस की किरदार कुशी, उनके ऊपर इतना ज़्यादा सियासी दबाव और इतना ज़्यादा फेक प्रोपेगेंडा के बावजूद जो है और डिलेइंग टैक्टिक्स के बावजूद वो अपनी आईनी और कानूनी जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये अदलिया की जो साख है हमारी आवाम की नजरों में, उसमें भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। पहला तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सियासी एस्पेक्ट पे तो बहुत ज्यादा बात होती रही है, लेकिन मैं आपके तवज्जो से मुख्तसरन इसके 4 और पहलू सामने रखना चाहता हूं जो कि हमारे नाज़रीन के लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला जो पहलू है वो इसमें इखलाकी पहलू है कि देखें, जो नजरिया पेश किया गया पीटीआई के बानी की जानिब से रियासत मदीना का, और अपनी पर्सनैलिटी को सादिक और अमीन के तौर पे पेश किया गया, मैं समझता हूँ ये दोनों केसेस की जो नौयत है और उसमें जो उनका तर्ज अमल है, इंक्लूडिंग डिलेइंग टैक्टिक्स, इंक्लूडिंग फेक रसीदें, इंक्लूडिंग झूठा बयानिया, इंक्लूडिंग जजेस की किरदार कुशी, इंक्लूडिंग के अदलिया पे असरअंदाज होने की कोशिश, ये मैं समझता हूँ सिर्फ अदलिया नहीं बल्कि पाकिस्तान की पूरी कौम और सारे वोटर्स के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है कि एक ऐसा शख्स जो कोई जो टैक्टिक है वो और इलीगल मीन जाने नहीं देता अपने दिफा के लिए, उसको आप सादिक और अमीन भी समझते हैं और एक 25 करोड़ आबादी की एटमी ताकत की सरबराही का उसको अहल समझते हैं। तो इखलाकी पहलू मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात जो है वो माशी पहलू है। माशी पहलू ये है कि मुख्तसरन मैं बता दूं कि देखें, सिर्फ एक जो ज्वेलरी थी जो कि एक स्टेट गिफ्ट था, जिसकी मालियत 3 अरब रुपए से ज्यादा बनती है, अगर उसको 50% पे भी देखा जाए तो कम से कम 1.5 अरब रुपए का कौमी खजाने को जो नुकसान पहुंचाया गया है खान साहब की जानिब से और उनकी फैमिली की जानिब से, मैं समझता हूं कि वो इस हकीकत को वाजे करता है कि आप एक ऐसे शख्सियत से पाकिस्तान की गुर्बत और माशी मसाइल के हल की तवक्को कर रहे हैं जो कि एक स्टेट गिफ्ट को भी जाली तरीके से 1.5 अरब रुपए का माली नुकसान पाकिस्तान के कौमी खजाने को पहुंचाता है। ये दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू उसका कानूनी है। देखिए, पूरी जो कानूनी हिकमत अमली थी खान साहब की डिफेंस टीम की, उसके 3 पहलू हैं। एक ये कि जी अदालत के कमरे के अंदर डिलेइंग टैक्टिक्स, अदालत की कमरे के बाहर मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और सोशल मीडिया के जरिए से जो जजेस की किरदार कुशी और उनके ऊपर बेपनाह सियासी दबाव डालना ताकि आप अपनी मर्जी का फैसला हासिल कर सके। बस इतनी सी उनकी कानूनी हिकमत अमली थी। और जो चौथा पहलू बहुत तशवीशनाक है, एक कौमी सलामती के
एक्सपर्ट की हैसियत से, वो ये है कि देखिए इस वक्त पाकिस्तान के जो गुर्बत के और माशी मसाइल हैं उनके हल के लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान इस्लामी बिरादरी खुसूसन जो मगरबी ताकतें हैं और अरब ममालिक हैं उनके साथ बहुत करीबी खैर सगाली के ताल्लुकात और एतमाद बरकरार रखे। लेकिन इन दोनों केसेस के नतीजे में ये बात साबित होती है कि साइफर के केस में आपने अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है, जबकि ये जो केस है तोशा खाना का, इसके जरिए से उन अरब ममालिक के साथ उनके एतमाद को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जिनकी इन्वेस्टमेंट और रिलीफ के नतीजे में ही पाकिस्तान की आवाम और मईशत के मसाइल को हल किया जा सकता है। लेकिन ये जो फैसले आए हैं अली साहब, आप जिस तरह फरमा रहे हैं मोहम्मद अली साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन ये जो फैसला है ये वाला फैसला आप देख लें, साइफर के हवाले से देख लें, इससे हमारी अदलिया की क्रेडिबिलिटी में इजाफा हुआ है। दूसरी बात ये कि जजिस पर किस तरह की तनकीद की जा रही थी, सोशल मीडिया पर किरदार कुशी तक की जा रही थी, लेकिन कोई प्रेशर नहीं लिया गया, मेरिट पर फैसला दिया गया और बेहतरीन फैसला, जिससे हमारी जो क्रेडिबिलिटी जो कि किसी हद तक नहीं काफ़ी हद तक मुतासिर हो रही थी, वो क्रेडिबिलिटी भी बढ़ी है, बेहतर हुई है। जिस तरह फॉर एग्जांपल सफारतकार दूसरे ममालिक के लोग हमसे बात करते हुए घबराते होंगे इस मामले के बाद, लेकिन ये इन फैसलों के बाद वो क्रेडिबिलिटी भी बढ़ी और दिल्ली की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ी। आप अग्री करेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए पाकिस्तान के अवाम को ये बात जानना जरूरी है कि अगर हमने गुर्बत का, महंगाई का और अनएम्प्लॉयमेंट का खात्मा करना है तो इसके लिए हमें बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ ताल्लुकात को जिम्मेदाराना अंदाज में आगे बढ़ाना होगा। अगर आप तोशा खाना के जरिए से अरब ममालिक की क़यादत के एतमाद को ठेस पहुंचाएंगे और एक गैर जिम्मेदाराना बयानिया मगरबी ताकतों के हवाले से बनाएंगे जिसके जरिए से उनके साथ ताल्लुकात भी मुतासिर हों, तो ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान के अवाम के हकीकी तौर पे आप ना तो मुखलिस हैं, ना उनके माशी मसाइल को हल करना चाहते हैं। और दूसरी बात जो आपने की वो ये है कि जनाब आप जो बयानियां घड़ रहे हैं उसमें उसके उस झूठ के जो कि पाँव नहीं है। मगरबी ताकतें और मगरबी जो हलकों पे आपने 3 स्टेजेस में झूठ का बयानियां गढ़ा। पहले आपने कहा पहली स्टेज में कि जी मगरबी साजिश है। नंबर 2, फिर आप उन्हीं ताकतों के साथ लॉबिंग करने लग गए, उनके कांग्रेस को इन्फ्लुएंस करने लग गए कि जनाब पाकिस्तान में जमहूरियत और ह्यूमन राइट्स को खतरा है तो हमारी मदद करें। और आज ये रिजल्ट आने के बाद, ये वर्डिक्ट आने के बाद दोबारा से स्टेट डिपार्टमेंट को आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि नहीं जी आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है आप जमहूरियत और ह्यूमन राइट्स को अहमियत ही नहीं देते। तो ये गैर संजीदा और इनकंसिस्टेंट अप्रोच शो करती है कि इन लोगों की जहनी और नफ्सियाती हालत क्या है, और इन लोगों से आप ये तवक्को करते हैं कि 24 करोड़ अवाम की जो एटमी ताकत है उनके गुर्बत और अफलास और अनएम्प्लॉयमेंट के मसाइल संजीदा अंदाज में जिम्मेदारी के साथ ये लोग हल करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अफसोस का मुकाम है। अच्छा पाशा साहब, मैं आपकी तरफ भी आना चाहूँगी। क्रेडिबिलिटी के हवाले से जो मैंने सवाल सैयद मोहम्मद अली साहब से पूछा, इसको भी आप इस पर अगर आप कमेंट करना चाहें कि अदलिया की क्रेडिबिलिटी, जजेस की क्रेडिबिलिटी और जिस तरह किरदार कुशी की जाती रही, मुसलसल हम देख रहे थे सोशल मीडिया पर कुछ अरसे से, जिसमें चीफ जस्टिस पर बड़ी तनकीद की जा रही थी और बहुत ही ज़ातियात पर हमले शुरू हो जाते हैं, इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह के इल्ज़ामात की बुछाड़, इस किस्म की बातें जिसका ना सर पैर धड़ कुछ भी नहीं होता। बहरहाल एक प्रेशर तो होता है, वो जो प्रेशर होता है मतलब आप डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, बुरे तरीके से किरदार कुशी करना शुरू कर देते हैं, उसको जजेस के लिए हैंडल करना ये भी बड़ी एक बात होती है। और दूसरी बात ही कि ये काफ़ी हफ्तों से जो ये डिले टैक्टिक्स खेले जा रहे थे पीटीआई के वकला की जानिब से, वकील की जानिब से, ताकि शायद ये जो मुकदमात हैं ये अटके रहें, सज़ाएँ ना हो सकें, यही वजह होगी और ये इलेक्शंस में पूरा इसका फ़ायदा उठाया जा सके। आपको क्या समझ आती है? दूसरी बात है टाइमिंग के हवाले से मैं जानना चाहूँगी पाशा साहब, ये सवाल है कि मैं अली आपकी तरफ भी आऊँगी कि टाइमिंग को डिस्कस क्यों किया जा रहा है? इलेक्शन से पहले फैसला आ गया, बाद में आ जाता, अगर बाद में भी आ जाता तो उन्होंने कहना था पहले आ जाता तो पता नहीं हम 2/3 मेजोरिटी ले लेते अगर ये हार जाते हैं। तो ये टाइमिंग से क्यों? जब एक चीज़ साबित हो जाती है, मुलजिम पर इल्ज़ाम साबित हो गया, वो मुजरिम बन गया, जुर्म साबित हो गया, सज़ा हो गई, वो इलेक्शन से पहले है, बाद में है, जब भी है, उसको तो फौरन हो जाना चाहिए। दैट्स इट।
जी डॉक्टर साहबा, जो पहली आपका सवाल का पहला हिस्सा है वो है जजेस की ट्रोलिंग के हवाले से। तो मैं अर्ज करता चलूँ कि जजमेंट्स जो ऑर्डर्स जब अनाउंस हो जाते हैं तो फिर वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं। उन पे तनकीद करना, जो करना चाहे उसको हक हासिल है, एतराज कर सकता है, कुछ भी कह सकता है जजमेंट के हवाले से। अच्छा, जजमेंट के हवाले से कह सकते हैं ना पाशा साहब, लेकिन किसी जज के हवाले से, उसकी फैमिली के हवाले से, जज की जाती जिंदगी के हवाले से। जी जी मैं पूरी जी बात सुनने मेरी तो शायद प्लीज। तो उनकी जातियात के हवाले से उनकी फैमिली का नाम ले लेके और उनको बदनाम करना और गालियां देना, यहाँ तक हमने सोशल मीडिया पे देखा कि जय साहबान को नहीं कर सकता इस हद तक। और आप सबकी नज़रों के से आई होगी, हमने पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें ये हमने मुतालबा किया था PTA और FIA से कि आप इदारे हैं, आप क्यों खामोश हैं? जजेस की ट्रोलिंग हो रही है, सोशल मीडिया पे नाम ले लेके उनको गालियां दी रही हैं और इसीलिए आपको याद होगा कि फिर एक JIT बनी और JIT अभी तफ्तीश कर रही है सोशल मीडिया के हवाले से और बाद सहाफ़ियों को भी उन्होंने ऑन बोर्ड लिया है। बहरहाल बात सिर्फ कहने का मतलब ये है कि बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स कभी भी ये नहीं चाहेगी कि जजेस को बदनाम किया जाए, उनकी ट्रोलिंग हो और उनकी फैमिलीज का नाम लेके उनको बदनाम किया जाए। तो ये तो हो गई बात पहली कि ये इस तरह का प्रेशर डेवलप करना, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव शुरू से यही है कि वो ऐसा इशू बना लेते हैं कि जहां पे एक हाइप क्रिएट कर देते हैं सोशल मीडिया पे और दबाव में लाते हैं इदारों को और जजेस को। लेकिन मैं समझता हूं कि जज साहबान ने अगर ये फैसले अपने एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए किए हैं तो वो बिल्कुल दुरुस्त है। कहीं पे अगर प्रोसीजरल डिफेक्ट है तो वो एपिलेट फोरम पे जाके। ठीक है पाशा साहब, वक्त की कमी जरा मुझे मोहम्मद अली साहब का भी लास्ट कमेंट चाहिए, मेरे पास आखिरी 1 मिनट है। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपका भी कमेंट इसी पे, या आप कुछ और भी ऐड करना चाहें? नहीं, बस 2 पॉइंट्स हैं मेरे। पहली बात ये है कि यकीनन देखें पाकिस्तान का जो आईनी और जमहूरी इर्तिका है उसमें ये खुशाइन बात है कि पाकिस्तान की अदलिया जो है तमाम तर फेक नैरेटिव, किरदार कुशी और सियासी दबाव के बावजूद आज़ादाना और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। तो ये जमहूरियत के इस्तेहकाम की एक बहुत बड़ा सबूत है। और दूसरी बात ये कि जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो जहां तक प्रोसीजर का ताल्लुक है, अगले जो एपिलेट कोर्ट्स में उनको मौका मिलेगा। अगर उनको वो समझते हैं कि कोई उनका ग्रीवेंस है तो उसको एड्रेस किया जा सकता है, लेकिन इसको अदालती कार्रवाई को सियासी रंग देना मैं समझता हूं अदलिया के साथ भी खुलूस नहीं है और अपने केस को भी वीक करने के मुताबिक है। सैयद मोहम्मद अली साहब, हसन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर खुर्शीद शाह साहब। वेलकम बैक नाजरीन। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो सियासी गहमा गहमी बढ़ती चली जा रही है, और सारी बात है इलेक्शन सीजन की खूबसूरती भी है, लेकिन एक दूसरे पर जो तनकीद है वो चलने का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। एक जमात दूसरे को लाडला कहती है, दूसरी जमात तीसरे को लाडला कहती है, समझ नहीं आती कि लाडला आखिर है कौन। पीपल्स पार्टी मुसलसल गिले शिकवे करती नजर आ रही है कि जी नवाज शरीफ साहब लाडले हैं, लाडले हैं, लाडले हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये बनता है कि अगर पीपल्स पार्टी को इतना यकीन है इस बात का, तो फिर वो कैसे आइंदा इंतखाबात में अपनी जीत का इतना धड़ल्ले से दावा कर सकते हैं? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है साबिक वफाकी वजीर खुर्शीद शाह साहब। बहुत शुक्रिया शाह साहब वक्त देने के लिए। शाह साहब, कल जरदारी साहब ने कहा है कि तहरीक इंसाफ तो बिल्कुल अब ये साइड पर हो गई है, और उन्होंने ये भी दावा किया कि जी नवाज शरीफ साहब हमेशा लाडले रहे हैं। अब इसके बावजूद जरदारी साहब ने एक बार फिर इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि बिलावल वज़ीर आज़म बनेंगे। ये कैसे होगा? आप लोग जो बात कर रहे हैं ज़रा समझाइएगा, समझ नहीं आ रही। देखें, लाडले का मतलब वो लाडला नहीं है। लाडले का मतलब ये है कि जो फैसिलिटी उसको मिल रही हैं वो वही फैसिलिटीज़ हैं जो इमरान खान को दी गई थी। तो इमरान खान को जब लाडला वो कहते थे
तो उसी लाडले को वो रिपीट कर रहे हैं कि अब ये लाडला है। अच्छा जरदारी साहब और बिलावल साहब, शाह साहब आम इंतखाबात से पहले पंजाब पर ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रहे हैं और जरदारी साहब ने यह भी कहा कि पंजाब पीपल्स पार्टी का हदफ था और हमेशा रहेगा, मगर पंजाब से पीपल्स पार्टी को अभी कितनी नशिस्तों पर कामयाबी के हम कह सकते हैं कि कभी जो इम्कानात हैं वो नज़र आते हैं, क्योंकि पंजाब में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक शायद उतना नहीं है। आप लोग कितने कॉन्फिडेंट हैं? देखें, हर सियासी पार्टी की एक कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेने की। तो हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लें, और क्योंकि हमने ये 2002 में भी सीटें ली और 2008 में भी सीटें ली, और उसके बाद 2008 के बाद जब हमारा तरीक़ेकार चेंज हुआ तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। तो शाह साहब, अगर ज़मीनी हक़ाइक़ मौजूदा सियासी सूरत हाल देखी जाए तो पीपल्स पार्टी के वोटों के बगैर नवाज शरीफ साहब और नून लीग के वोटों के बगैर बिलावल साहब वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। फिर जो इलेक्शन से पहले ये जो एक लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला जारी है, क्या ये सिर्फ इलेक्शन मुहिम तक महदूद रहेगा? देखिए, सच कोई जमात नहीं कर सकती। अगर हम हुकूमत नहीं बना सकते तो हमें अपोजिशन में बैठने में कोई आल नहीं है। हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे, मुल्क के खातिर बेहतरीन अपोजिशन करेंगे, मुल्क के लिए, मुल्क की रियासत को सेव करने के लिए, मईशत के लिए बेहतरीन अपोजिशन करनी चाहिए, और बेहतरीन अपोजिशन मुल्क के मफाद में होती है। अच्छा शाह साहब, मुल्क में जो मजहबी सियासी जमातें हैं उनका भी बड़ा वोट बैंक मौजूद है, तो क्या पीपल्स पार्टी किसी मजहबी जमात से इत्तेहाद करने का कोई इरादा रखती है? पीपल्स पार्टी इत्तेहाद का फैसला क्या हम कह सकते हैं कि इलेक्शन के रिजल्ट सामने आने के बाद करेगी? देखिए, अभी तो कोई वक्त नहीं है कि किसी के साथ किया जाए। अब जो भी है वो गेम हो गया है। ठीक है, तो अब तो इलेक्शन के बाद जो पार्टियां सीटें लेके आएंगी उस हिसाब से बातचीत होगी। अच्छा, कल जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को लकीर का फ़कीर करार दिया है, मगर उन्हीं शहबाज शरीफ साहब के मातहत बिलावल जरदारी साहब 16 महीने तक वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं, तो क्या इससे पहले पीपल्स पार्टी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था? देखें, बात यह है कि हुकूमत पे हम उनके साथ रहे, तो हुकूमत के बाद जो उनका रवैया रहा है कि वो लकीर का फ़कीर का ये है कि हमें सिर्फ इक़्तिदार चाहिए, इक़्तिदार की लकीर पे वो चल रहे हैं, इसलिए उसने कहा होगा कि लकीर का फ़कीर है। ठीक है। अच्छा शाह साहब, ये जो कि 2 दिन पहले कराची के एक हल्के में ये MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान शदीद तसादुम हुआ है, एक शख्स जान से हाथ धो बैठा है, तो कराची के जो 80% हल्के हैं उन्हें हसास भी करार दिया जा चुका है, और लाहौर की भी थोड़ी सी इससे मिलती जुलती सूरत हाल है, तो क्या इन खतरात के बावजूद आप समझते हैं कि इलेक्शन बिल्कुल शफाफ होंगे? देखें, इलेक्शन में खतरात तो होते हैं, जज्बात भी होते हैं, और जज्बात तब उठते हैं जब नाइंसाफ़ी होती है। नाइंसाफ़ी नहीं होगी तो इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। अच्छा, आपने शुरू में भी एक बात की थी, ज़रा मैं दोबारा जानना चाहूँगी क्लियरली कि ये अगर पीपल्स पार्टी इंतखाबात में अपनी सोच और प्लानिंग के मुताबिक नतीजा हासिल नहीं कर पाती है तो क्या अपोजिशन में बैठने की तैयारी है, स्ट्रैटेजी तैयार की गई है कि अगर बैठना पड़ गया? देखिए, मैंने पहले ही कह दिया आपके सवाल से पहले ही कि अगर हमारी अक्सरियत नहीं है, मैंने उसको कोट भी किया, तो हम अपोजिशन बैठे, तो अच्छी अपोजिशन भी मुल्क के लिए बहुत मुफीद होगी। ठीक है, ठीक है। मैं बेसिकली जानना चाह रही थी, कंफर्म करना चाह रही थी आपसे कि आप लोग अपोजिशन में भी बैठने के लिए तैयार हैं, उसके लिए भी आप बड़े एंथुसिस्टिक हैं कि अगर नहीं तो फिर अच्छी अपोजिशन कर लेंगे अगर हुकूमत नहीं मिलती है। अच्छा, आगे चलते शाह साहब, पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालिबा किया है। अब इलेक्शन में चंद दिन बाकी रह गए और आपके पंजाब में बड़े बड़े जलसे भी हो रहे हैं, अब आप मुतमईन हैं क्या इंतखाबात पर? अब आपका एतमाद बहाल हो चुका है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए बराबर हो चुकी है आपके मुताबिक? देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हम कर रहे थे, उसको कुछ बेहतर किया गया है और जलसे भी हो रहे हैं। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात इलेक्शन वाले दिन भी पता पड़ जाएगी कि इलेक्शन वाले दिन क्या होता है। वही RTO चले, अगर तो आप हार जाते हैं, आपने कहा आप अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हैं, तो आपने बता दिया, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी जीत जाती है, पीपल्स पार्टी हुकूमत कायम करती है मुल्क में, तो मुल्क के कौन से बड़े मसाइल हैं जिनको हल करने के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? ये हमारा सबसे बड़ा काम ये होगा मैशियत को ठीक करें। मैशियत एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम सब के लिए, सारी पार्टियों के लिए। मैशियत बड़ा चैलेंज है, तो मैशियत को ठीक करनी पड़ेगी। हमारी ये इलेक्शन जो है महंगाई के खिलाफ जंग है। महंगाई के खिलाफ जंग का मतलब ये है कि मैशियत के खिलाफ जंग है, तो मैशियत हमारी ठीक हो जाए। और मैशियत हमारी ठीक हो सकती है, बिल्कुल ठीक हो सकती है। हम 5 साल के अंदर जो फजूल किस्म के खर्चे और कर्जे लिए गए,
इनसे जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। तमाम पार्टियों ने अपना मंशूर तो दे दिया और बड़े बड़े दावे भी कर लिए हैं, और जारी बात है तमाम पार्टीज़ का हक है दावे करना, लेकिन फिर अवाम का भी हक होता है जो कि अवाम को अक्सर नहीं दिया जाता। अवाम अक्सर इस हक से महरूम रह जाती है कि जब कोई भी पार्टी जीत कर आती है तो वो उन दावों को प्रॉपर तरीके से पूरा नहीं कर पा रही होती है। बड़े बड़े दावे वादे किए होते हैं, जब उनको पूरा करने का वक्त आता है तो अक्सर हम देखते हैं कि अवाम नाला या नाराज़ ही हो रही होती है, क्योंकि वो दावे उस तरह पूरे नहीं किए जा रहे होते जिस तरह इलेक्शन से पहले कहा जा रहा होता है। मईशत जारी बात है बड़ा चैलेंज है, बड़ा फोकस है आने वाली हुकूमत के लिए। सादा अक्सर से कोई आता है या फिर आम एक जो तबसरे तज्जिए चल रहे हैं सूरत हाल को देखते हुए कि शायद सादा अक्सर से कोई आता दिखाई नहीं देता है। मिली जुली हुकूमत होगी, मखलूत हुकूमत होगी, ये सब मिलकर बैठते हैं या हुकूमतें मिलकर, अगर पार्टियां मिलकर बनाती हैं हुकूमत तो फिर चैलेंज तो मईशत ही होगा। मईशत के लिए फिर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होंगी और उन पर कैसे काम करना है। इसी हवाले से मेरे साथ एक बड़े मौजूद मेहमान मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद डॉक्टर नजीब साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनसे जानेंगे कि मईशत कितना बड़ा चैलेंज है जो कि यकीनी तौर पर है, और उसके हल के लिए जो भी हुकूमत बनाता है उसको क्या क्या कुछ करना होगा। ब्रेक के बाद मुलाकात है। वेलकम बैक नाजरीन। किसी भी मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम के लिए जो सियासी इस्तेहकाम है वो बड़ा ज़रूरी होता है। अगर मुल्क में सियासी इंतशार होगा तो यकीनी तौर पे सियासी इस्तेहकाम की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। हमारे मुल्क में इलेक्शन सर पर हैं और सियासी जो सूरत हाल है वो भी कुछ अच्छी नहीं है। जो नई आने वाली हुकूमत है उसके लिए यकीनी तौर पे बहुत से चैलेंजेस होंगे, लेकिन वो चैलेंजेस क्या हो सकते हैं कि कैसे मईशत को बेहतर करना है, इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे माशियात किसी तारुफ नहीं खाकान नजीब साहब। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। खाकान साहब, जमातें अपने मंशूर पेश कर रही हैं और हमेशा की तरह हम देखते हैं कि मंशूर में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। वो अलग बात है कि वो दावे बाद में कितनी किस हद तक पूरे होते हैं नहीं होते हैं। मईशत मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज होगा। तो ये जो मंशूर में दावे किए जा रहे हैं कि रोज़गार के इतने मौके, इतने घर, नौकरियां या जो जो कुछ बेहतर करना है, आपको लगता है कि प्रैक्टिकली इस पर अमल हो सकेगा, इम्प्लीमेंट हो सकेंगे ये जिसकी भी हुकूमत आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बिल्कुल मौजू इंट्रोडक्शन सामने रखा। एक तो 8 फरवरी का चैलेंज है जिसमें आपने पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन करनी है फ्रॉम एन इलेक्टेड गवर्नमेंट टू फ्रॉम अ केयरटेकर सेटअप टू एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। पर दूसरा इससे बड़ा माशी चैलेंज ये है कि आपको मालूम है कि मार्च अप्रैल में जो करंट स्टैंड बाय अरेंजमेंट IMF का है ये खत्म हो जाएगा। आते ही जो पहला चैलेंज इलेक्टेड गवर्नमेंट को टैकल करना है कि स्टैंड बाय अरेंजमेंट की कंप्लीशन हो, ये इनकम्प्लीट ना रह जाए, इसका सेकंड रिव्यू करवाना है और फिर पाकिस्तान को ग्लाइड इन करना है। और मैं ये लफ्ज इसलिए यूज कर रहा हूँ कि कोई डिले नहीं करना, ताकि जो इस वक्त की थोड़ी सी नेसेंट अर्ली स्टेजेस की मैक्रो स्टेबिलिटी है इसको इस्तेहकाम दिया जा सके। वरना आपने पहले देखा कि जब प्रोग्राम नहीं था IMF का तो रुपया भी गिर रहा था, रिजर्व भी गिर रहे थे, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रही थी। अब थोड़ी सी आपका जो मुल्क की मैक्रो स्टेबिलिटी है उसके साइंस हैं कि मुल्क की मैक्रो स्टेबिलिटी आपको दिखाई दे रही है। तो पहला चैलेंज तो ये होगा। दूसरा चैलेंज ऑफ कोर्स ये होगा कि क्या इसको करने के लिए आप एक ऐसा पैकेज पुट टुगेदर कर सकते हैं जो मुल्क के लिए भी फेवरेबल हो पर लोगों पर भी उस तरह बोझ ना बढ़े। और तीसरा चैलेंज ये होगा कि क्या आपने अपना बजट जो आने वाला है, आपको मालूम है बहुत बड़ी बड़ी टैक्स रिफॉर्म्स की गुफ्तगू हो रही है, जो गुफ्तगू हो ही नहीं रही वो ये है कि ये आखिर जो एक्सपेंडिचर है सारा, जो पेंशन्स का एक्सपेंडिचर है, जो इनकम सपोर्ट का एक्सपेंडिचर है, जो सब्सिडीज का एक्सपेंडिचर है, जो वफाक में चीजें काम कर रही हैं उनका एक्सपेंडिचर है, इसको कैसे संभालना है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। और फिर आपने बहुत अच्छी बात सामने रखी, ये बात दुरुस्त है कि देखिए जो मंशूर हैं उनमें एक स्लोगनेरिंग का भी एलिमेंट होता है, बट मैं इतना जरूर कहूंगा गिविंग द पॉलिटिकल पार्टीज देयर ड्यू कि उन सब ने जो चीजें सामने रखी हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी, जॉब क्रिएशन, लोगों को घर फराहम करना, पाकिस्तान का जो बैरूनी खसारा यानी कि करंट अकाउंट है उसको संभालना, पाकिस्तान के लोगों तक चाहे वो कार्ड के थ्रू हो, एग्रीकल्चर को देखना, ये सब चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर एक ने अपनी तरह से एक पुट टुगेदर करने की पैकेज कोशिश की है, बट कुछ गुफ्तगू की है। सो इस हद तक PMLN ने भी, PPP ने भी, PTI ने भी कुछ मेहनत जरूर की है। कुछ लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पे ज्यादा जोर दिया है, कुछ लोगों ने डेवोल्यूशन पे ज्यादा जोर दिया है, कुछ लोगों ने मईशत पे ज्यादा जोर दिया है, बट देयर इज समथिंग देयर। बट जो आपने बात की ना वो बहुत अहम है कि इनमें से किन चीजों को आप अमली जामा पहना पाएंगे। क्योंकि ये तो मैं और आप दोनों जानते हैं कि एनर्जी को ठीक किए बगैर सब समझ गए हैं ना कि
कोई कहता है कि मैं यूनिट्स फ्री दूंगा, कोई कहता है मैं 20 से 30% बिजली में सस्ती करूंगा। अब इससे टेक होम क्या है? टेक होम ये है कि सब कहते हैं कि अगर बिजली को नहीं ठीक करेंगे तो ये मसला हल नहीं होगा। आपने बिजली की बात की, अभी बिजली फिर महंगी हो गई है, आवाम पे तो बोझ बढ़ता चला जा रहा है। हाँ, तो आपने बिल्कुल सही बात सामने रखी। तो गुजारिश उनसे ये है कि ये बिजली का निजाम बिजली सस्ती करने से या रिलीफ की गुफ्तगू से नहीं ठीक होगा। ये वो निजाम है जो असर नौ तंजीम, जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उसको तंजीम नौ करने की जरूरत है, इस ढांचे को तब्दील करने की जरूरत है। अच्छा, जरा आसान अल्फाज में समझाएं कि कैसे, क्योंकि देखने वाले नाज़रीन, जरा ये अहम बात हो रही है नजीब साहब, अहम अल्फाज में, क्योंकि हर जो हमें देखने वाले नाजरीन हैं सब ने इकनॉमिक्स नहीं पढ़ी होती, वो नहीं तरीके से नहीं समझ पा रहे होते, उनके लिए आसान अल्फाज में जरा समझाइए जी नाज़रीन, जरा सुनिएगा। तो देखिए, एक तो आप चाहते हैं बिजली सस्ती हो, बिजली सस्ती तब होगी जब असर नौ तंजीम नौ करेंगे आप पूरे सेटअप की। इससे मतलब ये है कि खुदारा डिस्कोस को मत चलाइए, क्योंकि उनकी इनएफिशिएंसीज का, लॉसेस का बोझ अवाम पे ट्रांसफर करना पड़ता है। जिस तरह आप जाती हैं मोबाइल फोन के लिए 4 कंपनीज हैं प्राइवेट सेक्टर में है, आप जाती हैं, चूज करती हैं, कंपटीशन होता है, आपको एक चीज मिलती है। अगर ये सोचिए कि एक कंपनी हो और वो सरकार के पास हो, जैसे कि बिजली का निजाम है, तो आपको कितनी तकलीफ होती है ना। आप ये तो नहीं मुझे कंप्लेन करती कभी मेरा मोबाइल का बिल बहुत ज्यादा आया है या मेरा इंटरनेट नहीं सही चलता, पर मैं जब भी लाहौर में या इस्लामाबाद में आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे ये तशवीश रहती है कि कहीं बिजली ना चली जाए, पर नेट मेरा स्टेबल रहता है। सो डिस्कोस को, जेनकोस को प्राइवेटाइज करना है, ये बहुत बड़ा टास्क है। सो खाली बिजली सस्ती देने की गुफ्तगू ना करें, गुफ्तगू करें कि हम इनको प्राइवेटाइज करेंगे, अगले 2-3 साल में करेंगे और एफिशिएंसी लाने की कोशिश करेंगे। दूसरी ये गुफ्तगू है, 2100 अरब रुपया आप देते हैं आईपीपीज को, लेकिन जो हमारा फिक्स चार्ज है बिजली का, इसको कम करने के लिए चाइनीज हमारे दोस्त हैं, उनसे गुफ्तगू कीजिए। 17 चाइनीज फंडेड प्रोजेक्ट हैं 11,000 मेगावाट के, $15 अरब हमने इनको 10 सालों में देने। उनको कहिए कि ये हम 20 या 25 साल में देंगे तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। सर्दियों में गैस मत इस्तेमाल करवाइए, बिजली इस्तेमाल करवाइए, उससे ये होगा कि आपके यूनिट ज्यादा बिकेंगे तो उसकी भी कॉस्ट कम हो जाएगी। अब मैं ये चीजें, ये अपने चीन का जिक्र किया, जो चीन से डॉक्टर साहब, ये जो चीन ने पाकिस्तान का $2 अरब का जो कर्ज रोल ओवर किया है, इससे किस हद तक जो माशी सूरत हाल है उसको फायदा होगा, उसके लिए बेनिफिशियल होगा? ये आपने बड़ी अच्छी चीज सामने रखी। पाकिस्तान का जो रोल ओवर हर साल हो रहा है, मेरे ज़हन में ये आया। जी जी, बहुत अच्छी बात किया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं अगले दिन भी पॉलिसी मेकर्स को ये कह रहा था कि पाकिस्तान 11-12 अरब डॉलर चाइना का सेफ डिपॉजिट है, चाइना के और डिपॉजिट्स हैं, यूएई, कतर, इनको हम हर साल रोल ओवर करते हैं, इससे बहुत इस्तेहकाम मिलता है। ये जो आप सुनती है ना कहानी कि जी $25 अरब हमने देना है, उसमें से $2 अरब यही है जो चाइना ने आपको रोल ओवर करना है, यानी कि आप वापस ही नहीं करना। मैं इसीलिए कहता हूं कि जब बहुत गुफ्तगू होती है ना कि $25 अरब देना है, डेट अनस्टेबल हो गया है, विद द राइट एडजस्टमेंट्स एवरीथिंग कैन बिकम स्टेबल। इट इज द प्रॉब्लम इज कि बिकॉज हम ये जुजियात पे जाकर काम कर नहीं पा रहे। सेड, आपने बड़ी खूबसूरती से कहा कि राइट एडजस्टमेंट के साथ कुछ भी सेटल हो सकता है। एब्सोल्युटली मैडम, दैट इज द रियल होप फॉर पाकिस्तान। मैं हमेशा कहता हूं आई एम वेरी होपफुल द डे वी डिसाइड कि इन प्रोफेशनल्स ने एनर्जी की, इन प्रोफेशनल्स ने डेट मैनेजमेंट की, इन प्रोफेशनल्स ने पाकिस्तान के ग्रोथ के आर्किटेक्चर की सर्जरी करनी है। ये 3 सर्जरीज की जरूरत है पाकिस्तान को, विद एडजस्टमेंट्स सब कुछ